Hello students, this is my next video on the next topic of class 10th physics chapter 12 current electricity, and today's topic is Joule's law of heating. In Joule's law of heating we are going to discuss the mathematical derivation or mathematical relation of amount of heat produced by a current carrying conductor. Joule's law of heating gives us that mathematical calculation that how we can get the amount of heat obtained or produced by a current carrying conductor. Let us consider a conductor whose resistance is capital R and it carries a current of capital I, and this current I is allowed to flow till time t. एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसमें से आई करंट हम पास कर रहे हैं और आई करंट पास होगा टी टाइम के लिए. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat produced by current carrying conductor is directly proportional to number 1 square of current, नंबर 2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना हो तो आप इसे ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 स्क्वायर ऑफ करंट, दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ताकि स्टेटमेंट भी हो जाए और मैथमेटिकल नोटेशन भी हो जाए. सेकेंड होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, that is heat is proportional to R, and number 3 directly proportional to time up to which current is allowed to flow, that is heat is proportional to small t. Taking consideration all these three, we get therefore mathematically heat proportional to I square R T. Now to remove this proportionality की साइन हमें रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रिलेशन या कोई भी इक्वेशन बनाने के पहले हमें इक्वल प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना पड़ता है और इक्वल टू की साइन इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. ये करने के लिए हमें एक कांस्टेंट के साथ प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये हो जाएगा heat इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब इसको आप नाउ प्रैक्टिकली जस्ट फाउंड दैट के इज इक्वल टू 1. सो हमारी जो फॉर्मूला है वो आखिरी में हो जाती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी हीट की, जब किसी कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और आई करंट फ्लो होगा टाइम टी के लिए. क्योंकि हीट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसकी ऐसा यूनिट जूली होगी और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो लिखवाने की जरूरत नहीं है. लेकिन और कुछ रिलेशन हैं आई आर और टी के, जो मैं इसके साथ डिराइव करने की कोशिश करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया है कि और क्या हो सकता है.
सो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है I² RT I² RT, ये हमारी फॉर्मूला हमें डिराइव हुई। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ G = IR, तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I² है तो I × R/T, I को 2 बार तो जाएगा V × I/T, ये I ये T और ये I × R को V, तो ये एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाती है आपको। और इसी फॉर्मूला से VI = V/R भी मिलता है आपको। सो अगर इसकी वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, देयरफॉर H = V²/R² × R × T, R कैंसिल, V²/R × T, ये एक और रिलेशन आपको मिल जाता है। सो हीट के हमारे पास 3 रिलेशन है, एक, ये 2 और ये 3। अब जो कंडीशन आपको दी गई है आपके क्वेश्चन में, V है, R है और T है, I है, V है और T है, या I, R और T है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब हीट प्रोड्यूस होती है, अच्छा ये बात आती है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर में से हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। हीट इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जब चार्जेस फ्लो होते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में के अंदर से, तो जो उसे रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ता है, वो रेजिस्टेंस ओवरकम करके वो एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी लॉस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर हाथों को रब करने को बोलूं तो कौन सी हीट प्रोड्यूस होती है। आप अपने हाथ को रब कीजिए तो आपको एहसास होगा कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। अच्छा, अब हम ये भी पढ़े थे कि क्लास 9 में कि वर्क तब तक नहीं होता जब तक मोशन नहीं होता। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में नहीं, अगर रिलेटिव मोशन में है, तो वो वर्क भी जरूर करेगा। सो हम जब अपने हाथों को रब कर रहे हैं तो एक वर्क हो रहा है और वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में डेसिपेट होता है। जब हम हाथों को रब कर रहे हैं तो वो एनर्जी आपको साउंड, देखो आवाज भी आती है, तो साउंड और हीट दोनों एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से जब रेजिस्टेंस ओवरकम करने की कोशिश करते हैं चार्जेस, तो वो भी कुछ काम करते हैं और वो वर्क हीट के फॉर्म में डेसिपेट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में से। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो बेस्ट में बेस्ट कंडक्टर हो, सिल्वर या कोई इंसुलेटर तो करंट पास करने ही नहीं देगा, लेकिन कितना भी अच्छा कंडक्टर हो या कोई एलॉय हो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, सब कुछ ना कुछ हीट तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट सर्किटिंग्स होते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोड आ जाता है ऊपर से सब स्टेशन से या कहीं पे और, तो जो कॉपर के जो वायर्स होते हैं जो आपके घर पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उन कॉपर के वायर्स कनेक्ट ना हो जाएं, टच ना हो जाएं, इसकी वजह से उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ गया तो, और अचानक करंट बढ़ जाने की वजह से, जब करंट बढ़ता है तो उसके स्क्वायर से करंट बढ़ता है, हीट बढ़ती है। मान लीजिए कि करंट डबल हो गया तो हीट जो है वो 4 गुना हो जाती है। मान लीजिए करंट 3 गुना हो गया तो हीट प्रोड्यूस 9 गुना बढ़ जाती है। तो वो जो कॉपर के वायर्स होते हैं, उन कॉपर के वायर्स के सराउंडिंग जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो ये हीट प्रोड्यूस होने की वजह से पिघल जाती है, और पिघल जाने की वजह से वो दोनों वायर एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होते हैं। और ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब टच होते हैं तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। अगर सबस्टेशन लेवल पे हुआ तो 440 या उससे भी ज़्यादा होता है। तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, और ज़्यादा करंट, और ज़्यादा हीट, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगती है। और अगर आसपास जहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है
वहाँ पे आसपास में पर्दे या सोफे या ऐसी कोई चीजें हैं तो तुरंत ही वो आग पकड़ लेता है। सो ये कारण होता है सब शॉर्ट सर्किटिंग का। ओवरलोडिंग भी इसे ओवरलोडिंग कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा फ्लो सबस्टेशन से आ जाता है तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है, और इसी से बचने के लिए हम इंसुलेशन जो होता है वायर्स का वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। हमें ऐसे वायर्स चूज करने चाहिए जिनका इंसुलेशन, जो प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है, बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे मटेरियल से बननी चाहिए जिसमें जल्दी से आग ना लगे। ठीक है, ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं। तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें बहुत हेल्पफुल भी होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक किटल, इन सब चीज़ों में हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है, जिससे हम बहुत सारे उसके यूजेस, इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, बहुत सारे हम उसके मल्टीपल यूजेस हैं, उसको कर सकते हैं। अब एक बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो मटेरियल होता है, या किटल का जो मटेरियल होता है, या इलेक्ट्रिक रूम हीटर का जो मटेरियल होता है, वो चालू करने से ग्लो होता है। तो हमारे जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं वो क्यों ग्लो नहीं होते? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो हीटिंग एलिमेंट्स जिनके जो ग्लो होते हैं और जिसमें से हीट मिलती है, वो सारे के सारे एलॉयज के बने होते हैं। खास करके कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीज, उस तरह के एलॉयज के। एलॉय की रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग वायर जो कि हमारे सारे अप्लायंसेस को कंडक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनसे वो कॉपर के बने रहते हैं। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, प्लस एक और पॉइंट आता है, एक और फीचर होता है एलॉयज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर्स का कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ने या घटने से रेजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में चेंज आना। ठीक है, उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो वो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो भी उनका कम होता है। इनका कम होता है, इनका ज़्यादा होता है। इसलिए इनमें जल्दी से ये जल्दी हीट तो होते हैं, लेकिन तुरंत ही फिर जैसे ही ठंडा करें तो तुरंत ही वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। बल्कि कॉपर में ऐसा नहीं होगा। अगर आग लगी तो वो तुरंत ही या बर्न आउट हो जाएंगे और सर्किट को ब्रेक कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, आपकी बुक में भी ये सब दिया हुआ है। एक और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट यूज जो हीटिंग इफेक्ट का है वो है फ्यूज वायर। ठीक है, उसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूज वायर में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो सप्लाई होता है वो एसी करंट का सप्लाई होता है। दो तरह के करंट होते हैं, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। वो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई का एक अलग से वीडियो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बना दूंगा क्या होता है। हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, वो 12th में है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। या 12th के में जब मैं चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा तो वो एसी और डीसी का जो मेन डिफरेंस है उसमें आपको मेरे चैनल में 12th चैप्टर के फिजिक्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। उसमें भी आपको चैप्टर 7 में ये डिफरेंस पता चल जाएगा। फ्यूज वायर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कई बार क्या होता है कि ओवरलोडिंग हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा वोल्टेज सबस्टेशन से डिस्चार्ज होके हमारे घरों तक तो पहुंचता है। पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, इसलिए पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बर्न आउट हो जाते थे, उड़ जाते थे, उनकी सर्किट जल जाती थी, शॉर्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से एक स्टेबलाइजर छोटा सा हर बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ रखा जाता था। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, उनके साथ स्टेबलाइजर रखा जाता था। और वो स्टेबलाइजर क्या करता था कि अगर ऊपर से ओवरलोडिंग भी आई तो स्टेबलाइजर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता था। पर अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स आ गए हैं, क्योंकि अब हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में जीते हैं।
पुराने ज़माने के जो ये स्टेबलाइजर्स थे वो इंडक्शन कॉइल पे वर्क करते थे, और अब हम सेमीकंडक्टर्स पे जी रहे हैं। तो बहुत ही छोटी सर्किट जो इतना बड़ा बॉक्स जो जिस चीज़ का बनता था वो अब एक छोटी सी सर्किट में कन्वर्ट हो गया, काम उससे ज़्यादा एफिशिएंट है और सस्ता है। इसलिए अब छोटी सी एक चिप लगा देते हैं, एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट लगा देते हैं, तो वो स्टेबलाइजर का काम करने लगता है। जैसे डायोड बोलते हैं, जेनर डायोड, या वोल्टेज स्टेबलाइजर, जेनर डायोड इज वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। पर फ्यूज एक अलग चीज हो जाती है। जब ओवरलोडिंग होती है तो ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट ब्रेक ना हो जाए, आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए, इसलिए हर अप्लायंसेस में भी कभी कभी यूज होता है। आपके घर में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए रहते हैं वहाँ पे भी फ्यूजेस होते हैं, और घर में सबस्टेशन से जहाँ एंटर होता है घर पे करंट मीटर के पहले, वहाँ पे भी सबस्टेशन, वहाँ पे भी फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज कुछ नहीं होता, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा होता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, इस तरह से, जब, और ये जो वायर होता है वो मेन सर्किट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब जब करंट यहाँ से आता है और इसमें से पास होता है तो इस वायर की थिकनेस और लंबाई, ये दोनों को एडजस्ट करके इसका रेजिस्टेंस एडजस्ट किया जाता है, और उसका रेजिस्टेंस एडजस्ट करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं, हम ये एक डेफिनेट रख सकते हैं कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा तो ये बर्न आउट नहीं होगा। अगर उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट आया ऊपर से तो ये तुरंत ही बंद हो जाएगा और आगे की सर्किट बंद हो जाएगी, जिससे हमारे आगे के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो उनमें आग नहीं लगेगी, उनकी सर्किट शॉर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एसी वर्कआउट कर रहा हूँ। एसी बहुत ही महंगा आता है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमने खरीदा और तुरंत ही उड़ जाए सबस्टेशन से ओवरलोडिंग होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे में छोटा सा फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एसी 220 वोल्ट के सप्लाई में 1000 वोल्ट जितना वर्क देता है, 1000 वोल्ट उसका पावर होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम पावर भी पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 9 में भी ये पावर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ। अब जब आप पावर पढ़ेंगे तो पावर की फॉर्मूला होती है V/I, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम ये देखेंगे V/I होती है। तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, अगर 220 वोल्ट के सप्लाई में ये 1000 वोल्ट की एनर्जी का पावर कंज्यूम करता है तो करंट कितना फ्लो होगा, इस फॉर्मूला से P/V दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 220। तो मेरे ख्याल से कुछ 4.84 जैसा कुछ नंबर वो फ्लो करेगा। तो ये जो फ्यूज वायर होगा वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 220 वोल्ट के सप्लाई में वो ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स 5 एम्पियर का करंट उसमें से पास होने दे। अब 5 और 4.84 काफी नजदीक के नंबर्स हैं, इसलिए 5 10 में अगर 10 तक के अलाउ किया तो एसी जल जाएगा, क्योंकि एसी ज्यादा से ज्यादा 4.84 का करंट, एम्पियर का करंट ही झेल पाएगा। तो अब क्या होता है, जब आप यहाँ पे 5 एम्पियर लगाते हैं, 5 एम्पियर का वायर एडजस्ट करते हैं, इस तरह की वायर की थिकनेस और ये एडजस्ट होगी कि उसमें से सिर्फ 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। 5 एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होगा तो ये हीटिंग H इज इक्वल टू I²RT की फॉर्मूला से हीट प्रोड्यूस होगा, और ये हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये वायर जो है वो टूट जाएगा, पिघल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वायर यहाँ से मेल्ट हुआ, टूटा, आगे की सर्किट जो है वो मेन सर्किट से अलग हो जाएगी। अब करंट आगे फ्लो नहीं होगा और हमारा एसी जो है वो जलने से बच जाएगा, शॉर्ट होने से बच जाएगा। इस तरह से फ्यूज वायर से हमने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और हमारे घर की जो एक सर्किट होती है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं, ये जो 5 एम्पियर है, ये जो हमने कैलकुलेशन किया और 5 एम्पियर मिला, इसे कहते हैं रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर। इस तरह से आप किसी भी अप्लायंसेस में रेटिंग देख सकते हैं।
आप अपने घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस निकाल लीजिए, उसका जो कवर होता है, जो कार्टन होता है, कार्टन में ये डिटेल्स लिखी ही होती है। उसके वोल्ट लिखे रहते हैं और उसका वॉट लिखा रहता है, पावर। W पावर के साथ होगा, V वोल्टेज के साथ होगा। मतलब इतने वोल्टेज का पावर सप्लाई देने से इतना वोट का पावर वो डेसिपेट करेगा, या इतना वोट का पावर डेसिपेट करना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आज की टॉपिक। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो में आपको एक एक न्यूमेरिकल दूंगा। आज की टॉपिक हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग थी, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही कनेक्टेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल इस वीडियो के एंड में दूंगा। आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। टिल देन गुड बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कैसा लगा। AC और DC के डिफरेंस का मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। टिल देन बाय।